मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी तो पढ़ लिए थे, उसमें तो ठीक था, पहली बार बढ़िया से सजाया गया था, लेकिन पहली बार में कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाता है, पूरा परफेक्ट नहीं होता पहली बार में, है ना। तो उस गलती को दूर करने के लिए फिर से एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया गया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है ना। और उसमें सबसे पहले जो सजाया गया वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है, तो सबसे पहले मोसले ने उसको प्रयोग के द्वारा देखा, है ना। मोसले एक बहुत बड़ा फिजिक्स वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के, है ना। तो सबसे पहले देखे कि जो जितना भी जो तत्व है उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, और उस पर जब भी अगर कोई जितना भी परमाणु है सब पे अगर कुछ अगर उस पर लाइट पड़ता है तो उससे कुछ फ्रीक्वेंसी निकलता है बाहर, है ना, कुछ फ्रीक्वेंसी का वेव बाहर की तरफ निकलता है। अब वहाँ से उस फ्रीक्वेंसी का रूट अंडर, है ना, दोनों के बीच में एक परमाणु संख्या और दूसरे पर फ्रीक्वेंसी, है ना। दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमेशा एक सीधा लाइन मिलता है, सब जितना भी तत्व है उसके परमाणु संख्या और उसके फ्रीक्वेंसी का रूट अंडर, है ना, दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमेशा एक सीधा लाइन मिलता है। तब जाकर के जब भी अगर कोई दो राशि के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाता है, अगर सीधा लाइन मिलता है तो इसका मतलब कि दोनों में कोई सीधा सीधा कनेक्शन है ना। जितना ज़्यादा परमाणु संख्या बढ़ता जाएगा उसका ये भी बदलता जाएगा, है ना। और जितना भी तत्व है सबका अगर खींचा जाए तो हमेशा एक सीधा ग्राफ मिलता है, सीधा लाइन। तो यहाँ से एक सबसे पहला तो जब आधुनिक आवर्त सारणी बना तो सबसे पहले जो मेंडलीव का पीरियोडिक नियम है कि किसी भी तत्व का भौतिक गुण और रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यही बदल गया, है ना। अब यहाँ से नया जो परमाणु मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो नियम है तो उसमें कहा गया कि तत्वों का जो तत्वों का रासायनिक और भौतिक गुण होता है वो तत्वों के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, है ना। तत्व का भार कितना भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, तत्व का अगर परमाणु संख्या बदल जाता है तो उसका गुण भी बदल जाएगा। भार बदलने से उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेन उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बदलेगा तभी जा कर के उसका गुण भी बदलेगा, है ना। और इस तरह से नया पीरियोडिक टेबल बना तो उसमें तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया, है ना। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया। तो उसमें जितना भी जो असंगति था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का वो सबको दूर किया गया, है ना। तो इसमें भी कुछ दोष है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है और उतना ज़रूरत भी नहीं है। जैसे वो हाइड्रोजन का स्थान, हीलियम का स्थान, है ना, तो वो सब उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, स्थान से मतलब नहीं है, लेकिन सबका गुण एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। और नया जो आवर्त सारणी है उसको मेंडलीव के आवर्त सारणी की अपेक्षा याद करना ज़्यादा आसान है और उसमें तत्वों को उसके गुणों के हिसाब से उसके गुणों का अध्ययन और भी ज़्यादा आसान हो। अब यहाँ से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जितना भी तत्व है सबको अलग अलग बांट दिया गया, है ना। और उसमें 4 तरह का हो गया, उसमें 4 तरह से बांट दिया गया। सबसे पहला एस ब्लॉक तत्व, दूसरा पी ब्लॉक तत्व, तीसरा डी ब्लॉक, और चौथा एफ ब्लॉक। अब यहाँ से चार अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है और सबका गुण भी अलग अलग होता है ना। और परमाणु संख्या उसके तत्वों के उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। नया जो आवर्त सारणी है उसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं,
है ना, 18 समूह और 7 आवर्त, जिसमें से इस ब्लॉक में पहला और दूसरा ग्रुप आ जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। पी ब्लॉक में 13 से 18, डी ब्लॉक में 3 से 12 और एफ ब्लॉक ये ग्रुप 3 का है। ग्रुप 3 में ही एफ ब्लॉक जितना भी तत्व है वो सब तीसरे नंबर के ग्रुप में आता है ना, लेकिन उसमें जगह इसको नहीं दिया गया, इसको अलग जगह दिया गया, क्योंकि अगर उसमें रखा जाता है तो जो पीरियोडिक टेबल है इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि फिर तत्वों को एक जैसे सजा हुआ है उस तरह से सजाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना। तो इसलिए जो एफ ब्लॉक तत्व है उसको अलग रख दिया गया। अब यहाँ से एस ब्लॉक में जो तत्व है उसको कहा जाता है एल्कली मेटल्स, है ना, क्षारीय धातु। और एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, फर्स्ट को कहा जाता है एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु या क्षारीय तत्व। दूसरा ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको कहा जाता है मृदा क्षारीय धातु। उसके बाद यहाँ से पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में जो तत्व है उसको नॉर्मल कहा जाता है ना, सामान्य। पी ब्लॉक को सामान्य तत्व। डी ब्लॉक को संक्रमित तत्व। और एफ ब्लॉक को, इसमें दो आ जाता है, एक लैंथेनाइट्स और दूसरा एक्टिनाइट्स। ना, अब यहाँ से लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है, दोनों तो तीसरे ग्रुप में ही आता है, लेकिन इसका आवर्त अलग अलग होता है ना। जो 5वें आवर्त में आएगा उसको लैंथेनाइट्स और जो 6ठे आवर्त में आता है उसको एक्टिनाइट्स, है ना। अब यहाँ से ये सब का गुण भी अलग अलग होगा। जो पहले ग्रुप का आएगा, एस ब्लॉक में जितना भी तत्व है सब धातु होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा। पहले वाला ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा, दूसरे वाला ग्रुप में उससे थोड़ा कम क्रियाशील होगा। और जैसे जैसे किसी आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जाते हैं, जिधर वो अक्रिय गैस मिलता है उस तरह से उसका क्रियाशीलता घटता जाता है ना। और साथ में जो सबसे पहले धातु मिलेगा, फिर धातु से अधातु की तरफ, जैसे जैसे बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जाते हैं वो अधात्विक गुण उसका बढ़ता जाता है और धात्विक गुण घटता जाता है। और किसी समूह में जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है ना। यहाँ से पी ब्लॉक को सामान्य तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक है, इसको संक्रमित तत्व कहा जाता है। और डी ब्लॉक को हमेशा एस और पी के दोनों के बीच में रखा गया, क्योंकि जो डी ब्लॉक का जो तत्व है उसमें एस ब्लॉक का भी गुण पाया जाता है और पी ब्लॉक का भी गुण पाया जाता है। दोनों का गुण उसमें होता है, जिसके कारण वो दोनों को बीच में रखा गया है ना। अब उसके बाद एफ ब्लॉक है, तो एफ ब्लॉक तो ग्रुप 3 में ही आता है, लेकिन उसमें जितना भी दो अलग अलग इसको रो में सजा दिया गया है और सब में 14-14 तत्व है ना। एफ ब्लॉक में पूरा 28 तत्व है और उसमें 2 लाइन कर दिया गया है। एक को कहा जाता है लैंथेनाइट्स और दूसरे को कहा जाता है एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी तत्व होता है ना, क्योंकि उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों ये साथ बढ़ता रहता है ना।
और एक्टिनाइड्स है तो इसका भी भारी तत्व होता है और साथ में ये ऊर्जा ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना, वेव के रूप में। तो इस तरह से जितना भी जो तत्व है वो इस तरह से सजा दिया गया। अब सबका गुण है, एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है उस सब में तत्वों का संयोजकता 1 होगा, दूसरे ग्रुप में 2 होगा, है ना। फिर उसके बाद बीच में आ जाता है एक डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का संयोजकता पता करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जितना भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें ज़्यादातर डी ब्लॉक का जो 10 लाइन है, 10 ग्रुप है, उसमें से पहला और उसका सबसे अंतिम वाला ग्रुप, 2 ग्रुप को छोड़ करके जितना भी है सब एक से ज़्यादा संयोजकता अपना दिखाता है ना। जैसे लोहा है तो लोहा का 2 संयोजकता होगा Fe, तो इसका 2 से एक होता है Fe2 प्लस और एक होता है Fe3 प्लस, है ना। इसी तरह से कॉपर है तो कॉपर का Cu प्लस और एक Cu2 प्लस। इसी तरह से जितना भी जो बीच में आता है वो एक से ज़्यादा अपना संयोजकता प्रदर्शित करता है ना।